आज का जो हमारा जनरल लेक्चर है, पहले जो फाइल आपको शो हुई थी लास्ट टाइम, हमारा जो इंटर्नशिप सेशन था वो पीडीएफ फाइल मैंने सेव की हुई थी। तभी मैंने स्टूडेंट को थोड़ा सा सिखाया था कि आप फ्लुएंट कैसे लिख सकते हैं। तो अभी जो है उसमें मैंने एक दो चीज़ें ऐड की हैं, वो मैंने उनको जनरली समझा दिया था। उस वक्त हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे और जूनियर्स थोड़े कम ही थे, लाइक 4-5 सेमेस्टर्स के थे, तो ईजीली अंडरस्टैंड कर रहे थे। अभी हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के भी हैं। प्लेंट जो अभी 8th 9th 10th सेमेस्टर में ना, उनको भी सही से लिखनी नहीं आती, क्योंकि ड्राफ्टिंग के टीचर अक्सर इतनी मेहनत करते ही नहीं है, या कहते हैं लिख लें, और वो फिर उसको सही से चेक करते ही नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आप एक वकील बन ही गए हैं तो आपने केस दायर करना है, तो आपने प्लेंट लिखनी है। केस तैयार करना बेसिकली जिसके लिए जो वकील है पैसे लेता है, वो क्या है कि आप प्लेंट लिखेंगे, उसके साथ जो उसके लवाजमात हैं, सिविल केस किस तरह दायर होगा, क्रिमिनल भी है तो फाइल कैसे तैयार करनी है, फिर आप डायरी ब्रांच में जाएंगे, इंस्टीट्यूशन ब्रांच में जाएंगे, वहाँ से मार्क होगी, फिर जज कौन से जज के पास जाएगी आपको तब पता लगेगा, फिर वहाँ पे वो देखेंगे एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये प्रोसीजर होता है। कुछ ट्रायल का प्रोसीजर सैफ ने आपको बताया था, अगर वो लेक्चर आपने अभी मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन आप लोग सुनेंगे 2-3 दफ़ा तो आपको ऑरली चीज़ें पता होंगी, फिर आप प्रैक्टिकली एक दफ़ा भी करेंगे ना तो आपको जो है वो एग्जैक्ट याद हो जाएंगी। और फिर जब आपकी डिग्री हो जाएगी तो आपके शुरू शुरू में तो आपके पास मुंशी वगैरह नहीं होगा, आपका अपना ऑफिस होगा, सारे काम आपने खुद करने हैं, तो वो चीज़ें आपको तब काम आएंगी। अब प्लेंट जो है एक मेन चीज़ है, हम आज के दिन में सिर्फ प्लेंट लिखना सीखेंगे, सिविल केस कैसे तैयार करना है वो अलहदा सीखेंगे। ठीक है, इसमें प्लेंट में जो और कोई जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं या टर्म्स होती हैं वो भी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। सिंपल प्लेंट जो फैमिली केस या एजेक्टमेंट पिटिशन या सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन में सैंपल दिखा दूंगी, जो जितना आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे आपका काम चल सकता है। बीइंग फ्रेश ग्रेजुएट, अभी आप लोग ग्रेजुएट भी नहीं हैं तो आप लोग उस मतलब इतना नॉलेज जो आप ग्रास्प भी कर सकें और इतना डिलीवर करें तो वो काफ़ी होगा। पेपर में डिलीवर करें, ड्यूरिंग अगर असल में केस करें, उसमें अगर आपको असाइनमेंट मिलती है तो आप तब भी करें, तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो रेलेवेंट लॉ अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपने पढ़ना हो कि पर्टिकुलर्स होने क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी से मेरा मुराद है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो हैं दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो प्लेन के अंदर ही आप इस तरह लिखते हैं कि वो एज अ सेट ऑफ माना जाता है कि क्रॉस क्लेम मतलब एक और क्लेम करें, लेकिन वो थोड़ी हाई लेवल की बात हो जाती है। अभी आपको सिंपल प्लेंट लिखनी आ जाए, फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या थोड़ा सीनियर्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको पता चलेगा कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है। तो बताने का मकसद ये है कि सीपीसी के ऑर्डर 7 में जो शुरू के जो रूल्स हैं, ऑर्डर के अंदर जो है ना 1 2 3 होता है, हम उसको कहते हैं रूल। ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 2, ऑर्डर 7 रूल 3, इसी तरह ऑर्डर 6 रूल 1, इनको रूल पढ़ा जाता है। तो उसमें जो है शुरू के सेक्शन में आपको पर्टिकुलर प्लेंट के बता दी, आगे थोड़ी सी कम्प्लेक्स बातें हैं, उधर तक उसको अभी आप बेशक ना पढ़ें। शुरू के जो आपने देखना हो तो यही कंटेंट्स आपको नज़र आएंगे ऑलमोस्ट प्लेंट के ऑर्डर 7 सीपीसी में। अगर कोई पूछे कि रेलेवेंट लॉ क्या है, या कोई पूछे कि प्लेंट कहाँ पे डिस्क्राइब है, तो आप कहेंगे ऑर्डर 7 सीपीसी में। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड है, तो सिविल के जो केसेस होंगे उसमें जो प्रोसीजर होगा उसमें ऑर्डर 7 का टाइटल ही प्लेंट का है, तो किस तरह लिखी जानी चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखेंगे प्लेंट पे। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा ये रीड करके बता दूं, दर्जन सिर्फ 12 जो चीज़ें आप याद रखें। पहले ये 9 10 थी बल्कि दो चीज़ें मैंने और ऐड की हैं क्योंकि साल भी बदल गया है। तो मैंने कहा कि जो बाकी कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी थे तो और क्लियर हो जाए, अगर आप ये चीज़ें दर्जन चीज़ें मतलब 12 पॉइंट्स जो हैं अगर याद कर लें तो आप ये प्लेन जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले आप जो ना ऊपर जो प्लेन पे कोर्ट का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, इन द कोर्ट ऑफ मनूर अहमद, इन द कोर्ट ऑफ अरवा सिकंदर, इन द कोर्ट ऑफ अयाज अहमद सीनियर सिविल जज। आगे इस्लामाबाद में ईस्ट और वेस्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है तो ब्रैकेट में ईस्ट या वेस्ट, आगे इस्लामाबाद। ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद का मैं आपको बता देती हूँ, बाकी जो भी है कोर्स यहाँ पे आप काम करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जो सेक्टर एरिया है ना, सेक्टर F8 G6, वो वेस्ट मतलब मॉडर्न सा सेक्टर मैंने इस तरह याद रखा हुआ है। जितना सेक्टर एरिया है वो वेस्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, वेस्ट के जजेस होंगे, वो हायरार्की खुद उन्होंने गवर्नमेंट ने बताई हुई होती है।
और जो ईस्ट, जो बाकी रूरल एरिया आता है इस्लामाबाद का, वो जो है वो ईस्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। सेक्टर एरिया मतलब सही वेल प्लान्ड है, वेल डिज़ाइंड है और मॉडर्न है, तो उससे वो वेस्ट में आता है, वेस्ट की जुरिस्डिक्शन में, दूसरा ईस्ट में। तो ये सब मैंने याद किया हुआ है। तो वो ऊपर हम लिख देंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, या सिविल जज इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज, इन द कोर्ट ऑफ गार्डियन जज। नाम का कोई कोई नाम भी लिख देता है, कोई कोई सिंपल लिख देता है कि इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज वेस्ट इस्लामाबाद। नाम लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा आपको नहीं पता होता कि कौन सी कोर्ट में जाएगा। तो इस वजह से आप सिंपल लिख दें इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। या आपको जुरिस्डिक्शन पता होनी चाहिए बेसिकली कि ये किस के मतलब फैमिली सूट है तो फैमिली जजेस के पास ही लगेगा। तो आपको चलो 10 फैमिली जज हैं, ये नहीं पता किसके पास केस ये जाना है जो आप अभी इंस्टीट्यूट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज ईस्ट इस्लामाबाद। और अब फिर जो छोटी-छोटी चीज़ें प्लेंट में आपने गौर करनी है, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊँगी कि आपने जो टाइटल है ना वो अपर केस, वर्ड में अपर केस मतलब बड़े अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, वो जो है वो लिखने हैं। और अगर आप हैंड रिटन पेपर में कर रहे हैं तो उसे मार्कर से लिखें ताकि बोल्ड लगे। अगर आप टाइप कर रहे हैं वर्ड में प्रोफेशनल किसी काम के लिए या असाइनमेंट में, तो आप उसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। फिर पार्टीज़ के नाम, फॉर एग्जांपल सादिया तनवीर अलोंग विद फादर नेम, या तो मैं लिख दूंगी सादिया तनवीर डॉटर ऑफ फलाना, अख्तर तनवीर रेजिडेंट ऑफ, ये थर्ड पॉइंट होगा रेजिडेंट ऑफ, इस तरह। या फिर मैं लिख दूंगी फॉर एग्जांपल एमन एमन जो है वाइफ ऑफ फलाना, आगे हम रेजिडेंट ऑफ ये लिख देंगे। तो हमने इस तरह दो बातें जो है फैमिली केसेस में लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, या एक लिख दें तो भी ठीक है। पार्टीज़ का रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब रेजिडेंट ऑफ, अब आर ओ भी लिखा जा सकता है और रेजिडेंस ऑफ भी लिखा जा सकता है पूरा। लेकिन अगर आप रेजिडेंस ऑफ लिख रहे हैं तो आर रेजिडेंस का कैपिटल होगा, ओ का ऑफ छोटे होगा, या फिर आप आर स्लैश ओ लिखते हैं। ये मैं आपको सैम्पल्स दिखा भी दूंगी, लेकिन एग्जाम्पल बताने का मकसद ये कि आप जनरल आइडिया रखते रहें। फिर सूट का टाइटल होगा, मैंने स्लैश करके लिखा कि नेचर ऑफ द केस, सूट फॉर मेंटेनेंस, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सूट फॉर एजेक्टमेंट पटिशन, सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट, इस तरह ये टाइटल होगा। फिर आप हमेशा लिखते हैं रिस्पेक्टफुली श्वेत। इसके अलावा जो है कोई भी ऐसी जो इसके विद ड्यू रिस्पेक्ट या इस रिस्पेक्टफुली श्वेत जनरल लिखा जाता है, तो आप लोग फिलहाल यही लिखें। इसकी जगह एक दो और टर्म्स यूज़ होती हैं, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी। और उसके बाद आप फैक्ट्स लिखते हैं 1 2 3, जो आप असल में आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे होते हैं ना, ये पॉइंट्स हैं, वो प्लेंट में पैरा कहा जाता है। पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ईच पैरा स्टार्ट्स विद दैट, आप लोगों के सामने ही, ताकि आप लोगों को याद रहे कि दैट द प्लेंटिफ इज़ अ रेजिडेंट ऑफ फलानी जगह, दैट द जो एड्रेस बताया है वो टू द करेक्ट है, इन केस ऑफ एनी चेंज कोर्ट विल बी अपडेटेड। तो यहाँ पे ऊपर लिखने का मकसद क्या है कि सेंस ऑफ फैक्ट शुड बी क्लियर एंड पैराग्राफ वाइज, लाइक कि आप स्टोरी को ऐसे लिखें कि उसमें कोहरेंस हो। ये नहीं है कि आप कहेंगे पहले उसने बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारा, ये आपने लिख दिया, उसके दो बच्चे हैं, आखिर में आप आके कहें हाँ उनका निकाह भी हुआ था। तो ये नहीं करना, पहले निकाह से शुरू करना है, 1 बाय 1 2 3 4 जो है, इस तरह एक स्टोरी की सेंस बने, ठीक है। एग्जाम्पल देके, और बहुत ओपनली एग्जाम्पल देके इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोग को याद रहे, आई होप के जो ना आप लोग कान खोल के सुन रहे होंगे। फिर आप एक ग्राउंड्स कैन बी रिटन, फॉर एग्जांपल आखिरी 4 पैरा होता है कॉज ऑफ एक्शन का, जुरिसडिक्शन का, कोर्ट फी का, उससे पहले किसी एक पैरा में आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि उसको रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज या उसको मेंटेनेंस पिछली भी चाहिए, उसके ये ग्राउंड्स हैं। एक तो उसने उसको मार के निकाल दिया, ये ग्राउंड है, वापस जिरगा हुआ फिर भी वो नहीं माना, उसे मेंटेनेंस मांगी गई फिर भी नहीं मांगा, वो औरत बीमार थी हॉस्पिटल में फिर भी नहीं माना। इस तरह करके ना, फॉर एग्जांपल फैमिली केस है तो ग्राउंड्स आप लिख सकते हैं ए बी सी डी करके, या 1 2 3 4 करके रोमन्स में लिख लें, ताकि जो बाहर पैरा का नंबर है उससे कन्फ्लिक्ट ना आए। Grounds can be written alphabetically or number wise in any para almost before the last four paragraphs. Last four paragraphs as per Order 7 Rule 11। अगर आप देखेंगे ना Order 7 Rule 11, Order 7 बेसिकली CPC का जो है वो है
प्लेंट का, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। तो आप इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का टाइटल है। मतलब कौन से 4 पॉइंट्स है जिसकी बेसिस पे कोर्ट डायरेक्टली आपकी प्लेंट, आपका उर्दू में इसको दावा कहते हैं, आपका दावा, या जनरली आप कहें कि आपका केस रिजेक्ट कर सकती है। कोर्ट के पास 4 मतलब लीगली उनको जो पॉइंट्स मिले हुए हैं इन रिटन लॉ में, वो हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में, जिसकी बेस पे रिजेक्ट कर सकती है। पहला है कॉज ऑफ एक्शन, दूसरा जो है वो जुरिस्डिक्शन का है, तीसरा कोर्ट फी का, और एक है बार्ड बाय लॉ का। मैं आपको एक इधर से भी डायरेक्ट बता देती हूँ। यहाँ पे ये कहते हैं द प्लेन शैल बी रिजेक्टेड इन फॉलोइंग केसेस वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, वेयर रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड, ये सूट वैल्यूएशन से लिंक्ड है, ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम। कोर्ट ने कहा कि आपने सूट वैल्यू सही नहीं की, सूट वैल्यूएशन नहीं की अंडर सूट वैल्यूएशन एक्ट, आपको टाइम दिया कि आपको एक मौका दिया कि आप ठीक करें इस डेट तक, आप फिर भी नहीं करते, तो उसकी बेसिस पर रिजेक्ट कर सकती है। तीसरा रिलीफ बताया हुआ है कि वेयर द रिलीफ क्लेम इज properly valued है, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped and plaintiff on being required। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है इनसफिशेंसी है कि आपने सही तरह जो है वो लिखा नहीं, या प्लेंटिफ के सिग्नेचर नहीं है, या वकील के सिग्नेचर नहीं है, या वकालतनामे पे जो वकालतनामा नहीं दिया हुआ, तो ये जो है इसकी बेसिस पे प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है इन केस ऑफ एनी सच डिस्क्रिपेंसी। और आपको टाइम भी दिया गया कि आप इसमें ठीक कर लें ये काम, लेकिन आपने नहीं किया, तो यू आर फेल टू डू सो, तो ये इस बेसिस पे रिजेक्ट हो सकती है। और चौथा है डी पार्ट है, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट द प्लेन बी बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ का मतलब है बार्ड बाय टाइम भी हो सकता है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट ही लीगल हो, या उसमें कोई लीगैलिटी हो, या लिमिटेशन एक्ट लगता हो इस पर कि आपका टाइम फॉर एग्जांपल 3 साल में आपने दावा करना था, आपने नहीं किया, तो ये बार्ड बाय लॉ की कैटेगरी में आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि शुरू में आप प्लेंट लिख के लाए स्टोरी वाइज, ठीक है, ग्राउंड भी आपने लिख लिए, आखिरी 4 पैराग्राफ याद आप रख सकते हैं प्लेंट के कौन से होते हैं, उससे आपको ये मेन प्रोविजन, ये ऑर्डर 7 रूल 11 ऐसी टर्म, ऐसा जो प्रोविजन है सीपीसी की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कोर्ट में, जो जिस पे पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, और मज़ीद भी लिखा जा सकता है, और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस इस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टी खड़ी हुई है 2 घंटे से बोल रही है, जो अपोनेंट पार्टी वो एक ही दफ़ा कह दे कि यार इसका तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, सर इससे तो ये तो बार्ड बाय लॉ है, वो जो 2 घंटे की बातें थी वो इस एक लाइन से ही मतलब फारिग हो गई। तो इसलिए ये प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने का मकसद ये कि आपको ये प्रोविज़न भी हमेशा याद होनी चाहिए, और प्लेंट भी आप इससे याद रख सकते हैं कि आखिरी 4 पैराग्राफ आप लिखेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन का पैरा बेसिकली ऐसा होता है जिसमें आप ना पूरी स्टोरी को छोटा सा करके बता देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसी की फॉर्म में बता देते हैं। और जो जनरल कोर्ट प्रैक्टिस में देखा जाए तो इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, दिन दिन में एक दिन में 300-400-500 केसेस होते हैं, तो वो कॉज ऑफ एक्शन का पैरा देखते हैं और प्रेयर का देखते हैं। कॉज ऑफ एक्शन में देखते हैं कि इन्होंने बात क्या की है, तो आपने पूरी स्टोरी को शॉर्ट करके लिख देना है। कि आप लिखेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन अगर फैमिली केस का है तो पहली दफ़ा तब एक्रू हुआ जब इसने बीवी को मार के घर से मतलब निकाल दिया, फिर जिरगा बैठा, जिरगे वालों ने बार बार इसको कहा कि ठीक हो जाइए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा जो है बीवी बीमार थी, उसके घर वालों ने कॉल की, तो फिर भी इसने कॉल नहीं उठाई और कॉल बैक भी नहीं की। इस दफ़ा दूसरी दफ़ा कॉज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ। तीसरी दफ़ा तब हुआ जब बच्चों को फीस मांगी गई, तो इसने कहा कि मेरा इन बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड फर्स्टली दिस टाइम, मतलब थोड़ा सा एक लाइन में लिख देंगे, सेकेंडली दिस टाइम, thirdly this time and it continues, accrued to be continued, मतलब अभी तक चल रहा है, उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, तो पूरी स्टोरी आपने एक पैराग्राफ में बना दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉज ऑफ एक्शन वाला पैरा। उसके बाद जुरिस्डिक्शन का, कि आप लिखते हैं कि दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल पेक्यूनियरी का वर्ड नहीं लिखा जाता, लेकिन आपने दिमाग में रखना होता है कि फॉर एग्जांपल फैमिली का केस है तो आप कोई सेशन कोर्ट में तो नहीं लगाएंगे ना जिसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो आप लिखेंगे कि दिस कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन, फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, उधर आपने केस फाइल करना है। फिर अगर फॉर एग्जांपल सूट कहीं पे प्रॉपर्टी का केस है, तो फिर आप जो इस्लामाबाद में जैसे अगर 25 लाख तक अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना है, तो आप देखेंगे, आप इस वजह से लिखते हैं कि दिस कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू
प्रोसीड दिस केस। और फिर आप लिखते हैं कोर्ट फीस। कोर्ट फीस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, फैमिली केस में कोर्ट फीस 15 रुपये होती है, तो उसमें आप लिखते हैं कि कोर्ट फीस इज़ अ फिक्स, ताकि कोर्ट जो है वो ये जो 4 पैराग्राफ हैं या ये जो प्रोविज़न ऑर्डर 7 रूल 11 की, उसमें आप उनको पहले ही बता देते हैं कि आप इस बेसिस पे रिजेक्ट ना करें, हमारा केस एक्सेप्ट करें, हमें सुने। तो जो है इसलिए आप ये जो कॉज ऑफ एक्शन का, जुरिस्डिक्शन का या कोर्ट फीस का जो पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद आप प्रेयर लिखते हैं। प्रेयर जो है उसका भी मैं आपको इसके साथ सैंपल भी दिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन मैं वन बाय वन जो है बार बार आगे पीछे ला के एक दफ़ा फिर बताऊंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। प्रेयर में लिखते हैं दिस इट इज़ हम्बली प्रेयर्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। प्रेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके ऊपर प्लेंट में कहीं नंबर शंबर आगे पीछे हो गया, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, वो तो माफ़ हो सकती है, लेकिन अगर प्रेयर में गलती हो गई है, क्योंकि जनरली प्रेयर पढ़ी जाती है, प्रेयर का मतलब है कि आप क्या मांग रहे हैं, क्या रिलीफ मांग रहे हैं, कि आखिर कोर्ट से आप चाहते क्या हैं कि वो आपको किस तरह का जस्टिस दे, क्या आपको रेमेडी दे, तो वो प्रेयर में लिखा जाता है। तो प्रेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। उसके बाद सिग्नेचर होंगे, लिखा जाता है प्लेंटिफ थ्रू काउंसिल, नीचे फिर थोड़ी सी जगह प्लेंटिफ के नाम ऊपर भी थोड़ा सी जगह छोड़ी जाती है ताकि वो सिग्नेचर कर सके, और फिर वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन जो है इट इज़ वेरीफाइड ऑन ओथ, लिखा जाता है ताकि जो है कि मतलब वो इस फलानी डेट पे ओथ पे ये लिखा गया कि जो स्टोरी मैंने बताई है या जो मैंने वकील को बताई है वो ठीक है, और वकील जो है वो लिखता है कि हाँ इट इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है ये हो गए 13 कंटेंट्स। वैसे मैंने आपको शुरू में कहा था दर्जन है, लेकिन बीच में मैंने ये ईच पैरा स्टार्ट विद दैट, ये मैंने एक पार्ट ऐड कर दिया। ये लॉ के प्रोविज़न में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए कि कल को मैं अगर आपको ये एक पेज देती हूँ या आप इसकी बूटी भी बना के ले जाते हैं कहीं ना कहीं या पास रख लेते हैं, तो अगर आप इसको देख के प्लेंट लिख रहे हैं ना, तो आप सही एटलीस्ट लिख सकें। ठीक है। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप ये सर्टिफिकेट और ये वाली बता सकती हैं दोबारा से, मैं वेरिफिकेशन वाला? मैं अभी आपको दोबारा सारा पढ़ाऊंगी, आप थोड़ा सा ओके मैम, सब्र ओके। करिए। ये जो है ये मेरी असाइनमेंट थी, हैंड रिटन असाइनमेंट थी, 10 नंबर की असाइनमेंट थी, पर इसमें मेहनत हमें इतनी करनी पड़ेगी। और हमारे सर भी ऐसे थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कश्मीर से थे, तो उन्होंने कहा कि आपने हैंड रिटन असाइनमेंट बनानी है, जिसको मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, बाकी मैंने घुमा दी होगी। 35 मार्क्स उन्होंने रखे हुए थे ओवरऑल हमारी, इसमें 35 हमारी प्रेजेंटेशन के भी थे, मतलब हमने लिखा, प्रेजेंट किया, और वो सारा सिनारियो था। तो ये मत कहें कि मैं कह रही हूँ 10 नंबर के और यहाँ पे 35 लिखे हुए हैं। हमारी प्रेजेंटेशन थी, ओवरऑल मार्किंग थी इसकी, और हमने कैसे प्रेजेंट करना है आर्ग्यूमेंट्स का। लेकिन अगर जब जब उन्होंने हमें लिखने के लिए कहा, तो हमने सबसे पहले हैंड रिटन लिखना था। तो उस पर भी मैंने क्या कहा कि हमेशा कवर पेज आपको बनाना चाहिए। उस पर मैंने जितना मैं बना सकती थी जल्दी जल्दी में, एक दिन का टाइम ही था हमारे पास भी, तो हमने उस पर बनाई असाइनमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा लीगल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट था, असाइनमेंट ऑन सूट फॉर पोजेशन थ्रू मेंस प्रॉफिट, सबमिटेड बाय। हैंड रिटन में इतना ही हो सकता था, लेकिन अगर आप वर्ड की फाइल में बनाएं तो उसका थोड़ा सा फ्रंट पेज और अच्छा बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो डॉट्स चले हैं, यहाँ पे मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट था, तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा प्राइवेसी लगा दिया उस पर। यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि सबसे पहले बारी बारी ऊपर चले जाते हैं दोबारा। पहला पॉइंट, कोर्ट का नाम होगा। नंबर 1, कोर्ट नेम। अब यहाँ पे सैंपल में देखें, ये आ गया कोर्ट नेम, इन द कोर्ट ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट कर देते हैं, इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड सीनियर सिविल जज ईस्ट इस्लामाबाद। यहाँ पे मैंने, मेरी गलती है यहाँ पे क्योंकि मैं तब खुद स्टूडेंट थी। ये इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड सीनियर सिविल जज, ये सारा एक ही तरह का होना चाहिए। ठीक है, अगर कैपिटल है ना अपर केस, आई के बाद एन जो है वो भी एक ही लेंथ का हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी छोटा नहीं। रिटर्न में या पेपर में इतना चल जाता है, क्योंकि पेपर में जल्दी जल्दी लिखना होता है। इन टीचर के पेपर में हमारा 1.5 घंटे का पेपर था, 2 प्लेंट लिखनी थी, 2 रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी थी और एक नोट लिखना था कॉज ऑफ एक्शन का। ऑल्दो इसको 1.5 साल हो गया, लेकिन फिर भी मुझे याद है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने किस तरह लिखा है, 2-2 हाथों से लिख रही थी मैं। तो आपने वो चीज़ें आपको एटलीस्ट पता हों। अगर आप कम भी लिख रहे हैं पेपर में, टाइम कम है, पॉइंट्स पता हो ना, तो आप जनरली एक ओवरलुक बना दे, तो टीचर को पता होता है इसको हायरार्की है, इसको एक फ्रेमवर्क आता है प्लेंट का। यहाँ पे सिविल सूट नंबर, ये जो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं सिविल सूट नंबर, ना भी लिखें ठीक है, लेकिन ये नंबर ना यहाँ पे खुद ही लगाते हैं वो, या स्टैम्प भी होती है जिस जब आप इंस्टीट्यूट करते हैं।
फिर आ गया तो सीफ अहमद सन ऑफ अहमद अली खान रेजिडेंट ऑफ, ये S/O सन ऑफ है और R/O रेजिडेंट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट 2 में बताया था कि आप क्या पॉइंट 2 3 जो है हम इसको साथ ही पढ़ेंगे। पार्टीज नेम अलोंग विथ फादर नेम, और मैंने और का एंड का वर्ड यूज नहीं किया। इसी तरह मे शेल का जैसे फर्क होता है, इसी तरह और एंड का भी फर्क होता है। फैमिली केस में जनरली हस्बैंड नेम लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने एंड नहीं और लिखा है। ठीक है, फिर पार्टीज रेजिडेंस, तो हमारे यहाँ पे तक 3 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट कोर्ट का नाम, दूसरा ये पार्टी का नाम, और फिर ये सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ। पार्टीज लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं प्लेंटिफ की भी इसी तरह होगी और डिफेंडेंट का भी इसी तरह होगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो प्लेंटिफ लिखा हुआ है, इतना आप लोग को ख्याल रखना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स देखती हूँ कि प्लेंटिफ अगर 2 होते 3 होते तो प्लेंटिफ्स हो जाता, एस लग जाता। ठीक है, और अभी एक है तो प्लेंटिफ है। ये जो इससे पहले 4 नुक्ते भी लगे हुए हैं, अगर आप ये 4 नुक्ते लगा रहे हैं तो आपने डिफेंडेंट के साथ भी 4 ही नुक्ते लगाने हैं, ताकि ज़रा प्रेजेंटेबल चीज़ लगे। ये नहीं है इधर 4 लगाए और इधर 10 लगा दिए जी, थोड़ा और लंबा करते हैं ना, ज़्यादा डिफेंडेंट है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये मेरी अपनी मिस्टेक है। ये मैंने सैम्पल इसीलिए रखा है क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से मैंने मिस्टेक की, मुझे टीचर्स ने भी बताया, कुछ उन्होंने नहीं निकाली। मैं जब कचहरी गई तो मुझे तब पता चला कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको परफेक्शन लानी चाहिए। तो इस सैम्पल को लगाने का मकसद ये था कि मैं अपनी भी गलतियाँ आपको बता रही हूँ कि मैंने गलतियों से सीखा है। ऑल्दो मैंने इसको लिखने में इतनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मेरी गलतियाँ हैं इसमें। यहाँ पे अगर 2 डिफेंडेंट थी ना, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था डिफेंडेंट्स, एस लिखना चाहिए था। ठीक है, वर्सेस को आप स्लैश मतलब इटैलिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब आप प्रिंट कर रहे हो। फिर आ गया ये टाइटल, ये ऊपर हम आ गए थे 4th पॉइंट पे, सूट टाइटल या नेचर ऑफ केस। ये आ गया सूट टाइटल। अब सूट टाइटल जनरली छोटा सा ही होता है, लेकिन हमारे टीचर ने कहा था कि हम मुझे पता चले आप लिख क्या रहे हैं। लैंड का था ना, तो लैंड के केसेस में अक्सर पूरी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सूट फॉर पोजेशन, शिराज आपने हैंड रेस किया, एंड पे क्वेश्चन लूंगी। सूट फॉर पोजेशन टू द इफेक्ट दैट द लैंड मेजरिंग एक कनाल, जो लैंड के केसेस होते हैं ना, आप उसको पूरा उसका मतलब लिखते हो। खसरा, खेवट, खतूनी, रेवेन्यू के जो केसेस है, जिसका हमारे ऑफिस में काम भी ज़्यादा है। यहाँ पे एक असाइनमेंट थी तो उसमें भी मैंने ट्राई किया था। उस वक्त मुझे खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं थी खसरा, खेवट, खतूनी क्या होता है, तो जितना समझ आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। क्योंकि मैंने इस्लामाबाद का लिखा था, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कनाल का प्लॉट है, प्लॉट नंबर ये है, हाउस नंबर आगे फिर होता है, स्ट्रीट नंबर होता है, सेक्टर होता है। इस्लामाबाद इज ओन्ड बाय प्लेंटिफ बीइंग लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड फादर एंड पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2 इज रिजल्ट ऑफ फ्रॉड एंड इलीगल ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे ना मुझे सिंपल ये लिखना चाहिए था, सूट फॉर पोजेशन टू द फैक्ट दैट लैंड मेजरिंग इतनी, और यहाँ पे मैं अंडर ऑर्डर 2 रूल 4 एंड ऑर्डर 20 रूल 12, इस तरह कोई मिक्स करके मुझे छोटा सा टाइटल लिखना चाहिए था। लेकिन टीचर की डिमांड थी तो टीचर के साथ भी चलना होता है, नंबर लेने थे। तो मैंने फिर, उन्होंने कहा कि टाइटल आपने सही ले, तो पूरा क्लियर होना चाहिए टाइटल, तो मैंने फिर सही से क्लियर कर दिया उनको सब कुछ लिख के। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जनरल छोटा सा टाइटल होता है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा सैंपल भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अभी आपको नज़र आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा होगा। नो मैम। नहीं मैम, नजर नहीं आ रही। अब आया? बताएं, आया है? जी जी, अब यस दिखाई मैम। दे रहा जी जी, अब नजर आया है कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ तो। मैम इसको थोड़ा काइंडली जूम कर दें। जूम आप खुद कर सकते हैं। तुम लोगों ने मेरे दिमाग भी जूम कर दिया है, अजीब अजीब सवाल भी। ये देखें, ये ओरिजिनल केस है। ये जब आप डायरी कराते हैं ना, ये साथ, ये बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इस तरह वो स्टैंपे लगाते हैं, डायरी नंबर, तारीख, पेश करदा, तारीख, हाजिरी, तो वो चीज़ हम बाद में सीखेंगे। अभी आप ये इस पे फोकस करिए। ये देखिए प्रैक्टिकली जो प्लेंट लिखी है, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इन परपेचुअल इंजंक्शन। ठीक है, तो ये एक जो है जनरल इतना शॉर्ट सा टाइटल होता है। एक ये है, एक और भी मैं आपको दिखाती हूँ टाइटल कैसे लिखा जाता है। मैं आपको अपनी असाइनमेंट ही दिखा देती हूँ।
ये वाली वैसे दिखानी नहीं चाहिए पर ठीक है। अब नज़र आ रहा है इसको? यस मैम। अब इसमें इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता था कि आपस में इन 2 बंदों की शादी हुई है, बच्चे हैं। लेकिन हमने जनरली फैमिली केस का टाइटल लिखा सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस। एक बात डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दूसरी बात रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, तीसरी बात रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, चौथी बात डावर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3,80,000। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है यहाँ पे लिख दिया। खुला की बेसिस पे जब हो तो आपको डॉवर जो है वो छोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर डीएमएमए जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 के अंदर ऑलमोस्ट 9 से 12 ग्राउंड है, एक दफ़ा फिर मैं चेक कर लूँगी, उसके अंडर है तो उस केस में आपका उसका सेक्शन 5 खुद कहता है कि डॉवर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन पंजाब की एक अमेंडमेंट है जिसमें ये कहा जाता है कि वुमेन को 25% तक जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो अब आप टाइटल बताने का मकसद क्या है कि अचानक मैं उधर इधर-उधर नहीं हो गई, बताने का मकसद ये है कि ये ना हो ना, ऊपर आप खुला का दावा भी साथ लिख रहे हो, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, नीचे आप डावर भी माँग रहे हो। जज कहेगा पहले तुम कॉन्सेप्ट ठीक करो ना, फिर तुम वकालत करना। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है? यहाँ वापस आते हैं हम अपने उस पे मेन जिस पे हम थे, प्लेंट का सैंपल। यहाँ पे ये टाइटल मैंने आपको बता दिया, रिस्पेक्टफुली श्वेत, ठीक है? ये हमने लिख दिया, उसके बाद हमने फैक्ट्स लिखने हैं। यही बात मैंने ऊपर जो है वो लिखी थी। इसी एक सीक्वेंस के साथ ही लिखी है, जिस सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसी सीक्वेंस से प्लेंट लिखी जाएगी। उसके बाद आपने फैक्ट्स लिखने हैं वन बाय वन। अहमद अली खान सन ऑफ फलाना, द लेट फादर ऑफ द प्लेंटिफ रजब अली खान है, ये मुझे ब्रैकेट में लिखना चाहिए था। कॉमा मैंने डाला है, पता चल रहा है, लेकिन ये लिखना चाहिए था द लेट फादर और द प्लेंटिफ ओन लैंड, मतलब वो लैंड उनकी थी। फिर जो है उन्होंने जो है वो, ये मैंने एक स्टोरी बनाई है ना, खुद से स्टोरी बनाई है। हमें सर ने नहीं कहा था, हमें कहा था उन्होंने सिंपल आप परमानेंट इंजंक्शन की, जैसे आपको तो फिर प्रोपोजिशन दी है, एक आपने लिख के ले आनी है प्लेंट, तो हम भी फिर खुद से लिख के ले गए थे। यहाँ पे हमने लिखा कि ये उसके वो ओनर थे, कॉपी ऑफ टाइटल ट्रांसफर डीड इज एनेक्स। उसके बाद लिखा कि ये प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ हैज इंडक्टेड द डिफेंडेंट नंबर 1। उन्होंने स्टोरी बना रहे हैं कि जो प्लेंटिफ नंबर जो था, उसने जो डिफेंडेंट नंबर 1 को जो है वो फॉर एग्जांपल रेंट पे प्रॉपर्टी दी, इतने साल के लिए दी, टेनेंसी जो है वो 3 साल बाद एक्सपायर हो गई फलानी डेट को। उसके बाद जो है डिफेंडेंट ने फिर भी जो है उसको छोड़ देना चाहिए था, या फिर उसने छोड़ दिया, लेकिन जो डिफेंडेंट नंबर 2 है उसने दोबारा कब्जा कर लिया। इस तरह एक वन बाय वन स्टोरी बनानी है, 2 डिफेंडेंट हैं तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करना है, तो ये सारी स्टोरी है। इसके जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं उस पे मैं नहीं जा रही, मैंने आपको बताने का मकसद ये था। ये चलें, आपने पूरी स्टोरी यहाँ पे लिख ली। अब हम आ जाते हैं जो मेन बातें हैं, 15, 16, 17 और 18 पैरा, ये जो मेरे आखिरी 4 पैराग्राफ हैं। इतना मतलब ये जो बीच में मैंने साइटेशन लिखी है ना, ये मैंने असाइनमेंट की वजह से लिखी है। हमारे टीचर कहते हैं कि पता चले ना, आपने केस लॉ से पढ़ा हो, आपको पता भी है कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, आप लोगों को पता भी है जुरिसडिक्शन क्या होती है, कोर्ट फीस क्या होती है, तो उनको बताने के लिए कि हाँ हमने केस लॉ पढ़ा है, हमने जो यामिर रजा साहब की जो पीपीसी की बुक थी उसमें से जो हमने फुटनोट से उठा लिया। उनको उस टाइम लग रहा था कि हमने पूरा केस पढ़ा है, लेकिन हमने उस वक़्त नहीं पढ़ा था। लेकिन जो इसके अंदर पॉइंट था ना, जो उससे लिंक्ड होता था, उससे रिलेट करके जो है वो मैंने लिखा था। यहाँ पे हमने लिखा आखिरी 4 पैराग्राफ है, 15, 16, 17, 18, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया है। यहाँ पे दोबारा जाते हैं कि फैक्ट्स हम क्लियर होंगे, पैरा वाइज़ होंगे। ईच पैरा स्टार्ट्स विद दैट, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्राउंड्स कैन बी रिटन, ग्राउंड्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, लेकिन फैमिली केसेस में जनरली ग्राउंड्स 1, 2, 3, 4 करके लिखे जाते हैं। फिर हम 9th पार्ट पे आ गए कि लास्ट 4 पैराग्राफ्स एज़ पर ऑर्डर 7 रूल 11। तो यहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 11 में मैंने आपको बताया कि 4 क्लॉजेज़ हैं, बेशक आप लोग देख लीजिएगा, वो आप फिर इंडिया की देखें या पाकिस्तान, दोनों में सेम ही बात है। And that the cause of action is accrued at Islamabad, where suit property is situated, ठीक है, एंड पार्टी टू द सूट रिजाइड। कॉज ऑफ एक्शन इस्लामाबाद में हुआ और यहीं जहाँ पे पार्टीज रहती थी। और कॉज ऑफ एक्शन इज एक्रूड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ इन जनवरी व्हेन डिफेंडेंट इलीगली ऑक्युपाइड। बता रहे हैं अब किस तरह लिखा, पूरी स्टोरी को एक पैराग्राफ में बता दिया कि डिफेंडेंट नंबर 2 ने इलीगली जब ऑक्युपाई किया सूट प्रेमिसेस को विदाउट परमिशन और विदाउट कॉन्सेंट ऑफ प्लेंटिफ पहली दफ़ा, तो तब कॉज ऑफ एक्शन एग्री हुआ।
It continued to be accrued from time to time and lastly accrued 2 months ago. अब ये लगातार accrued रहा और लास्टली कब accrue हुआ, जब 2 महीने पहले डिफेंडेंट ने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये घर खाली नहीं कर सकता। प्लेंटिफ ने उससे रिक्वेस्ट भी की। मतलब कोर्ट के सामने आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत मत्था मार लिया इस बंदे के साथ, ये हमारी बात नहीं सुन रहा। हमने खुद बात करने की कोशिश भी कर ली है, लेकिन अब हमने जो है वो अदालत का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया है। ये पूरी स्टोरी बताने के लिए आप कॉज ऑफ एक्शन का पैराग्राफ लिखते हैं। ये जो मैंने केस, अगर आप असाइनमेंट कर रहे हैं, हैंड रिटन है या टाइप्ड है, उसमें आप ये लिखें, ये केस लॉ जो है फॉर एग्जांपल पीएलडी। और ये उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि अंडर सेक्शन 20 सूट सीपीसी सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ हुज कॉज ऑफ एक्शन होनली और पार्शली अराइजेस। तो अगर आपने असाइनमेंट में रिलेट करना है तो आपने ये जो केस लिखा है उसकी साइटेशन, उसका प्रिंसिपल नीचे लिखना है टीचर को अगर बताने के लिए। जनरल प्रैक्टिस में नहीं लिखा जाता केस लॉ, सिर्फ सिविल जो सर्विस मैटर की अपील्स होती हैं उनमें लिखा जाता है, लेकिन प्लेंट में जो है जनरली ये केस लॉ या ये बातें एक्स्ट्रा नहीं लिखी जाती, सिर्फ उस केस का जिसकी जो पार्टीज का आप कह रहे हैं उसके जो पूरा सिनेरियो उसका कॉज ऑफ एक्शन लिखिए। फिर अगला होगा सूट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, केस वैल्यूड फॉर पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन एंड कोर्ट फीस एट 15 लाख एंड कोर्ट फी ऑफ रुपीज 15,000। ये पूरा स्केड्यूल होगा कोर्ट फीस एक्ट का कि इतने लाखों की, इतने करोड़ तक की प्रॉपर्टी है तो उस पर इतनी कोर्ट फीस है, इतने तक है तो उस पर इतनी कोर्ट फीस है, उसकी बेसिस पे आप लिख देंगे। या जनरल लिखा जाता है कि सूट इज प्रॉपर्टी वैल्यूड एंड कोर्ट फीस इज फिक्स। अब ये जो है यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि कॉज ऑफ एक्शन एक्रू है इस्लामाबाद में, जहाँ पे सूट प्रॉपर्टी है और पार्टीज भी रहती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद की जो कोर्ट है हैज़ जुरिस्डिक्शन टू एजुकेट अपॉन द मैटर। और यहाँ पे आगे मैंने साइटेशन लिख दी, रिटन असाइनमेंट्स या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स में लिखना है, प्रैक्टिकली ये साइटेशंस नहीं लिखी जाती। और फिर आपने लिख दिया दैट अ सूट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। सिंपल आप लिखते हैं द सूट इज नॉट बार्ड बाय लॉ। ये लिमिटेशन एज पर सबसेक्शन 2 मैंने इसलिए लिखा कि टीचर को पता हो कि हाँ मैंने लिमिटेशन एक्ट जो है थोड़ा सा पढ़ा है। फिर जो है प्रेयर है, it is therefore I respectfully pray that this honorable court may be pleased to decree the suit in favor of plaintiff and against the claim of defendant। अब यहाँ पे वन बाय वन भी लिख सकते हैं कि ये डिक्लेयर करें दैट डिफेंडेंट नंबर 2 हैज़ इलीगली पोजेस्ड द प्रॉपर्टी। जो 4 बातें हैं, प्रेयर क्योंकि आपकी बहुत मैटर करती है तो आपने बहुत अच्छे से लिखनी होती है। या फिर आप सिंपली भी मतलब वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। एक ये लाइन जो है ना, एनी अदर रिलीफ विच द ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट इज फर्दर प्रेड, ये हमेशा लिखी जाती है, वो वेदर अपील हो पिटिशन हो, ताकि कोर्ट को आप कह दें कि मतलब अगर मेरे से कोई बात फिर भी कोई ना कोई पॉइंट मिस हो गया या मैंने वो प्ली नहीं मांगी, आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में कि सर मैंने ये तो लिखा है ना, एनी अदर रिलीफ विच ऑनरेबल कोर्ट। तो जो रिस्पेक्टेबल कोर्ट है अगर वो चाहे तो ये ग्रांट कर दे। फिर ये प्लेंटिफ के नाम के ऊपर सिग्नेचर होते हैं थ्रू, यहाँ पे मुझे काउंसिल भी लिखना चाहिए, काउंसिल CIL वाला नहीं SCL वाला होगा। फिर सिग्नेचर ये नीचे मैंने अपना ही नाम लिख दिया था, तब मैं हालांकि वकील नहीं बनी थी लेकिन असाइनमेंट में मैंने लिख दिया था। फिर वेरिफिकेशन की बात आई, मीटिंग एंड होने वाली है, हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे लेकिन मैं अभी यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। वेरिफिकेशन क्या होगी, इट इज़ वेरीफाइड ऑन ओथ एट इस्लामाबाद दैट ऑन दिस डे इस्लामाबाद, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में हुई ये इस डेट को हुई। और पैरा 1 to 15 जो जनरल पैरा थे, करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मुझे बताए कि एंड बिलीव एंड रेस्ट ऑफ द पैरा बिलीव टू ट्रू एंड करेक्ट एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ये वो इन्फॉर्मेशन जो वकील ने उस बंदे को दिया, ऊपर प्लेंटिफ के साइन हो गए, नीचे भी हो सकते हैं लेकिन ऊपर भी हो सकते हैं।